फ्लावर की बात करनी है। देखो क्या होता है बॉटनिकल नेम, हेलियंथस एनस। ठीक है भाई। फैमिली क्या होती है सनफ्लावर की, कंपोजिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कंपोजिटी को हम एस्टेरेसी फैमिली भी कहते हैं, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आता है। ओरिजिन की बात करो, सनफ्लावर का ओरिजिन क्या है, मैक्सिको। ठीक है, कई किताबों में आपको यूएसए भी मिल जाएगा, दोनों सही हैं, लेकिन मैक्सिको को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। इनफ्लोरोसेंस की बात कर लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और मैं तो कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनफ्लोरोसेंस सनफ्लावर की। यहाँ पर सनफ्लावर की इनफ्लोरोसेंस को कहते हैं कैपिटुलम। क्या कहते हैं इसे, कैपिटुलम। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर देख लो भाई, सनफ्लावर के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 34, 2n = 34। फ्रूट, सनफ्लावर का जो फ्रूट होता है उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, उसे कहा जाता है एकीन। ठीक, इनको तो रट लेना आप लोग। तो देखो यहाँ पर बात करेंगे हम इनफ्लोरोसेंस की। थोड़ा सा देखो, सनफ्लावर का जो फूल आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें दो पार्ट होते हैं। देखो भाई, एक तो सेंटर में देखा होगा आपने ब्लैक कलर का, जिसके अंदर बहुत सारे सीड बनते हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन जो है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो ही बहुत ज़्यादा होता है, 1:80। एक सीड से 80 सीड बन सकते हैं भाई। ठीक है, ये तो सेंटर का पार्ट हो गया। इसके चारों तरफ ये पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसी तरह का होता है सनफ्लावर। यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, इनको कहते हैं रे फ्लोरेट। क्या कहा जाता है इनको, रे फ्लोरेट। ये कलरफुल होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं। इनका मेन काम होता है पॉलिनेशन को अट्रैक्ट करना, मतलब जो पॉलिनेटर होते हैं उनको अट्रैक्ट करना, मतलब इनका जो मेन फंक्शन है वो पॉलिनेशन में है, पॉलिनेशन को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं डिस्क फ्लोरेट। इसका काम होता है सीड प्रोडक्शन। जो सीड होता है वो यहीं पर बनता है, और इसी के अंदर मेल और फीमेल पाए जाते हैं। ठीक है, सनफ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों ही होता है, लेकिन ज़्यादातर पाया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों भाई, क्योंकि सनफ्लावर के अंदर पाई जाती है प्रोटेंड्री। ठीक है, ये उतनी एफिशिएंट नहीं है जिस तरह से अपनी मेज के अंदर होती है कि वहाँ पर 100% क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। सनफ्लावर के अंदर कुछ प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो जाता है, और किसी के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। लेकिन फिर भी एक चुनना पड़े तो आप आंसर लगा देना, क्रॉस पॉलिनेशन सनफ्लावर के अंदर होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये बेसिकली मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है, किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ पर होता है हनी बी के माध्यम से। हनी बी ही सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करती है किसमें, सनफ्लावर में। कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर आप सनफ्लावर की खेती कर रहे हो, लार्ज स्केल पर कर रहे हो, तो वहाँ पर देखा जाता है कि हनी बी की पॉपुलेशन कितनी है, आसपास हनी बी के छत्ते हैं क्या नहीं, बी हाइव्स है क्या नहीं, क्योंकि पॉलिनेशन तो ये हनी बी ही करती हैं सनफ्लावर के अंदर। तो अगर आप जिस जगह पर सनफ्लावर की खेती कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो, वहाँ पर अगर हनी बी की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर अगर मधुमक्खियाँ कम हैं, तो आपको फिर हनी बी पालन भी करना पड़ेगा। हालांकि ज़्यादा लेवल पे नहीं, आपको कम से कम मिनिमम 5 बी हाइव्स वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। 5 बी हाइव्स पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको लगाने पड़ेंगे टू प्रमोट दी पॉलिनेशन। ठीक है भाई, पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए अगर बी हाइव्स, हनी बी नहीं होंगी तो सनफ्लावर का प्रोडक्शन भी कम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो इसका जो सनफ्लावर है, इसके अंदर कुछ अच्छी वो भी हैं, इसके कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये एक तो डे न्यूट्रल क्रॉप है। डे न्यूट्रल क्रॉप का फ़ायदा क्या होता है, डे न्यूट्रल क्रॉप का फ़ायदा ये होता है कि इसे किसी भी सीज़न में हम कल्टीवेट कर सकते हैं। जितनी भी डे न्यूट्रल क्रॉप होती हैं उनके ऊपर डे और लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी फ्लावरिंग जो होती है वो दिन में और रात में अफेक्ट नहीं होती। डे ड्यूरेशन कितना है, नाइट का ड्यूरेशन कितना है, उससे फ्लावरिंग पर कोई भी असर नहीं होता।
तो जो प्लांट डे न्यूट्रल होते हैं उनके अंदर फ्लावरिंग लाइट और नाइट के ड्यूरेशन से अनअफेक्टेड रहती है, मतलब ऐसे प्लांट को हम किसी भी सीजन में कल्टीवेट कर सकते हैं। इसीलिए सनफ्लावर को हम किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में कल्टीवेट कर लेते हैं, चाहे वो रबी हो, खरीफ हो या जायद हो। ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। दूसरा कि ये जो सनफ्लावर है वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, कम अवधि में ही पक के तैयार हो जाती है। कितना, 70 से 100 दिन के अंदर। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सनफ्लावर का जो ऑयल है वो हाई क्वालिटी का एडिबल ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल कैसा है आपका? हाई क्वालिटी का एडिबल ऑयल। क्यों भाई, ऐसा क्या है इसके अंदर? इसके ऑयल में पाया जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, शॉर्ट में कहते हैं उसे पूफा। पॉली लिख लो भाई, पी से पॉली, यू से अनसैचुरेटेड, एफ से फैटी, ए से एसिड। ठीक है भाई, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? इसके अंदर पाए जाते हैं ऑयलिक एसिड लाइक और लिनोनिक एसिड। ये जो है आपका कौन सा लिनोलिक और एसिड होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग है। एक होता है लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड ये हार्मफुल होता है, ये इसके अंदर नहीं पाया जाता। सनफ्लावर के अंदर पाया जाता है लिनोलिक एसिड, ये एल है भाई, ठीक है, लिनोलिक एसिड ये सनफ्लावर के अंदर पाया जाता है और काफ़ी अच्छा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसकी मात्रा होती है लगभग 64%। क्या करता है भाई ये ध्यान रखना, इसमें और इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है। लिनोलेनिक एसिड सनफ्लावर में नहीं होता, जबकि लिनोलिक एसिड सनफ्लावर के अंदर होता है। ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है। लिनोलिक एसिड 64% होता है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है सनफ्लावर के अंदर। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो लाइपोजेनिक जीन होते हैं ना, लाइपोजेनिक, ये थोड़ी सी जेनेटिक्स वाली बातें हैं। लाइपोजेनिक जीन इसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है, इसके ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देता है, ये रोक देता है। ट्रांसक्रिप्शन रोकने की वजह से मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल, इनका सिंथेसिस कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के अलावा ट्राइग्लिसराइड एक फैट है, ठीक है, इसके अलावा मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इनका सिंथेसिस कम हो जाता है। तो जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो सीधी सी बात है वो हमारे लिए अच्छा होगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो पूफा होता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। क्वेश्चन यही पूछते हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ये प्रोसेस भले ही याद मत रखो, लाइपोजेनिक जीन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है भाई, तो हाई क्वालिटी का एडिबल ऑयल इसके अंदर होता है। और देखो हाई सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो इसके अंदर होता है, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशो कितना होता है, 1:80। ठीक है भाई, 1:80। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑयल कंटेंट। ऑयल कंटेंट इसका होता है 48% से लेकर 53%। रेंज की अगर हम बात करें तो आप याद रखना सिंपल 50%, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। रेंज क्या है वैसे 48 to 53%। एक आपको फिक्स डाटा चाहिए तो 50% आप लोग याद रख लेना। ठीक है भाई, अब देखो, अब आ जाओ इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर सबसे पहला तो अपना आ जाओ क्लाइमेट। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है। क्लाइमेट जैसा कि मैंने बात की, कोई भी क्लाइमेट हो, यानी कि ये खरीफ क्रॉप में भी हम इसको कल्टीवेट कर सकते हैं, इसको हम रबी क्रॉप की तरह भी कल्टीवेट कर सकते हैं, इसे हम जायद क्रॉप की तरह भी कल्टीवेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सॉइल की बात कर लो, कोई भी प्रकार की सॉइल हो उसमें कल्टीवेट हो जाती है। मतलब ये आपकी, चाहे आपकी हैवी सॉइल हो या आपकी लाइट सॉइल हो, कोई सी भी सॉइल हो, किसी भी टाइप की सॉइल हो, सभी में ये सनफ्लावर की हम खेती कर सकते हैं। सोइंग टाइम की बात कर लो भाई, सोइंग टाइम क्या, खरीफ में करोगे, रबी में करोगे, जायद में करोगे, किसी भी वक्त हम इसकी सोइंग कर सकते हैं। अब आ जाओ सबसे इम्पॉर्टेंट
देखो इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में याद करने जैसी जो बातें हैं वही मैं आपको फोकस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सीड रेट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सनफ्लावर की सीड रेट होती है 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। कितनी? 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, ये आपको याद रखनी है, 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। स्पेसिंग पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। स्पेसिंग क्या रखी जाती है सनफ्लावर में? तो स्पेसिंग रखी जाती है 60 × 20 सेंटीमीटर। 60 का मतलब प्लांट रो टू रो स्पेसिंग और 20 का मतलब होता है प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। प्लांट पॉपुलेशन पर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी प्लांट पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है पर हेक्टेयर के हिसाब से सनफ्लावर में। 55,555 प्लांट पर हेक्टेयर, ये डाटा आप लोग याद रखना। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि सनफ्लावर में प्लांट पॉपुलेशन पर हेक्टेयर कितनी होती है, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, तो वो होती है 55,555 प्लांट पर हेक्टेयर। NPK देख लो 80, 60, 40 kg पर हेक्टेयर। इसके अलावा इसमें हम बोरेक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जो अच्छे फार्मर हैं, अच्छी तरह से खेती करना चाहते हैं, अच्छा इसका सीड प्रोडक्शन चाहते हैं, तो बोरेक्स का इसमें यूज़ कीजिए आप। बोरेक्स क्या करेगा? बोरॉन देगा 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से इसको स्प्रे कीजिए। कितना? 2 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम बोरेक्स मिलाइए और जो कैपिटुलम है, इसका जो फ्लावर वाला पार्ट है, उस पर स्प्रे कीजिए। तो इससे क्या होगा? जो सीड फिलिंग है वो अच्छी होगी और ऑयल की जो कंटेंट है, ऑयल की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई। बीड कंट्रोल की बात करो, बीड कंट्रोल में आप यहाँ पर एलाक्लोर और पेंडिमिथिलिन का यूज़ कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। ठीक है। इरिगेशन की बात कर लो। इरिगेशन आप यहाँ पर 4 इरिगेशन दे सकते हो। एक सीडलिंग स्टेज पर, ठीक है भाई, एक इरिगेशन आप दे सकते हैं यहाँ पर सीडलिंग स्टेज पर। ठीक। दूसरा इरिगेशन आप दोगे बड इनिशिएशन स्टेज पर। बड इनिशिएशन बता रहा हूँ, बस याद करो ना करो कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन इन पर नहीं पूछते कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीड रेट पर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल पर, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस कौन सा PUFA पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपका प्लांट पॉपुलेशन पर, क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपकी स्पेसिंग पर। ठीक है। ये NPK, बोरेक्स और ये आपके सीडलिंग स्टेज, बड इनिशिएशन स्टेज, इसके बाद आती है फ्लावरिंग स्टेज और आपकी सीड फिलिंग स्टेज। इन पर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। फ्लावरिंग स्टेज और आपकी सीड फिलिंग स्टेज। ठीक है, ये तो हो गया इरिगेशन। अब बात कर लो हार्वेस्टिंग की। देखो हार्वेस्टिंग में क्या करना है, नॉर्मली आपका इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, जल्दी मैच्योर हो जाता है 70 से, कहाँ गया था भाई, कहाँ लिखा है मैंने, ये रहा, 70 से 100 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है फसल। स्टार्टिंग में इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। जब ये पकने लगती है ना तो इसका कलर हो जाता है लेमन येलो और नीचे से ये सूखना शुरू करने लगता है, नीचे से ये ड्राई होना शुरू करता है, ऊपर से नहीं नीचे से ड्राई होना शुरू करता है। ठीक है, तब इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। और हार्वेस्टिंग कैसे करोगे आप? पिकिंग करोगे। यहाँ पर पूरे प्लांट को काटने की जरूरत नहीं होती, इंडिविजुअल फ्लावर को तोड़ते जाओ और कलेक्ट करते जाओ। ठीक है। उपज लास्ट में आपकी 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर इसकी यील्ड है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं सनफ्लावर के ऊपर। यहाँ से ज़्यादा बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है सनफ्लावर के ऊपर। फिर भी कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, उस पॉइंट के ऊपर भी हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे।